मैं विकास बंजारे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र से फूलचंद अग्रवाल, स्मृति महाविद्यालय नवापाड़ा राजिम, जिला रायपुर, आप सभी विद्यार्थियों का स्वामंत्रण करते हुए स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम एमए द्वितीय सेमेस्टर की 9वें प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई किसान आंदोलन के कारण, प्रकार, तेभागा और तेलंगाना पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, कृषक आंदोलन पर आने से पहले सर्वप्रथम मैं कृषक वर्ग के बारे में चर्चा करूंगा। कृषक भूमि संबंधित वे वर्ग हैं जो कृषि से बतौर काश्तकार अथवा भूस्वामी जुड़े हैं और खेती बाड़ी के कामों में भाग लेते हैं। वे एक पृथक समूह हैं। पिछड़ी और सामंती कृषि में वे जमींदारों की जमीन को काश्तकार के रूप में जोतते हैं। अधिक उन्नत कृषि में जहां काश्तकार भूमि सुधार लागू होने के बाद भूस्वामी बन गए, वे जमीन के मालिक हैं। वहीं दूसरी ओर वे किसान जिनके भू संसाधन उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जो अपने खेतों में काम करने के अलावा दूसरों के लिए भी बतौर श्रमिक काम करते हैं, गरीब व छोटे किसान हैं। वे किसान जो वेतन के लिए काम नहीं करते बल्कि कृषि से संबंधित पर्याप्त संसाधन रखते हैं, धनी और मध्यम किसान अथवा खेतीहर हैं। वे या तो जमीन पर काम करने के लिए मुख्यतः परिवार के श्रम पर निर्भर करते हैं अथवा इस काम में परिवार के बाहर के भाड़े के मजदूरों को भी शामिल कर सकते हैं। मेरे इस व्याख्यान में आप विद्यार्थीगण छोटे व गरीब किसानों और धनी किसानों अथवा खेतीहर के आंदोलन पर व्याख्यान सुनेंगे। प्रथमतः मैं छोटे व गरीब किसानों के आंदोलन की व्याख्या करूंगा। स्वतंत्रता काल और स्वतंत्रोत्तर काल दोनों में अनेक किसान आंदोलन हुए। पूर्ववर्ती के कुछ उदाहरण हैं। 1920 के अवध आंदोलन यूपी, खेड़ा व बारदोली गुजरात, चंपारण बिहार आंदोलन और मोपला विद्रोह। स्वतंत्रोत्तर काल के मुख्य उदाहरण हैं तेलंगाना और तेभागा, नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व काल में किसान दैनिक सामाजिक व आर्थिक स्थितियों में रह रहे थे। वे एक जाति समूह द्वारा शोषित किए जाते थे, जैसे जमींदार व उसके अभिकर्ता, साहूकार और औपनिवेशिक राज्य के अधिकारी। ये जमींदार किसानों पर लगान बढ़ाते ही रहते थे, बलात् उफान लेते थे और उनसे बेगार वसूलते थे। जब किसान लगान, सेवा अथवा बेगार नहीं चुका पाते थे तो उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। उन्हें शारीरिक रूप से भी उत्पीड़ित किया जाता था। फलस्वरूप किसानों ने जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के एजेंटों के विरुद्ध क्रांति करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। किसान आंदोलन के नेतृत्व या तो ग्रामीण बुद्धिजीवी वर्ग अथवा शहरी बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा प्रदान किया गया। जैसे अवध किसान आंदोलन के नेता बाबू रामचंद्र मूल रूप से ग्रामीण बुद्धिजीवी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसानों की दशा में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया। फलस्वरूप 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलबाड़ी पुकारे जाने वाले एक स्थान पर एक कृषक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो कालांतर में सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। मई 1967 के तीसरे सप्ताह में नक्सलवाड़ी आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था। एक बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। नक्सलबाड़ी को अपार लोकप्रियता हासिल हुई क्योंकि वह राज्य सरकार से लड़ रही थी। इसके दमन के लिए सरकार के पुलिस और पैरा सैन्य बल वाहिनियों ने पूरे क्षेत्र को छान मारा और विद्रोह को कुचल दिया गया। फलस्वरूप नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह का एक प्रतीक बन गया। इसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। इसके बाद भी देश के विभिन्न भागों में किसान आंदोलन यदाकदा अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते रहे हैं। फिर भी किसानों की दशा में सकारात्मक सुधार दूर की कौड़ी नजर आती है। विद्यार्थीगण, अब मैं धनी किसानों व खेतीहारों के आंदोलनों की व्याख्या यहाँ पर करूंगा। 20वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में ग्रामीण इलाकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक समूह के आंदोलन देखे गए, जो भारत के अनेक क्षेत्रों में धनी किसान, खेतीहर, कुलक अथवा पूंजीवादी खेतीहर आदि के रूप में प्रसिद्ध थे। वे अपने क्षेत्रों में किसान संगठनों के पीछे एकजुट हुए। ये संगठन है पंजाब व उत्तर प्रदेश के दो भारतीय किसान यूनियनें, भारतीय किसान यूनियन, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन आदि। ये किसान अपने अपने क्षेत्रों
में ग्रामीण समाज के सर्वाधिक प्रभावशाली और साधन संपन्न वर्ग है। गरीब किसानों के आंदोलनों से भिन्न धनी किसानों के आंदोलन किन्हीं ग्रामीण शोषकों के खिलाफ दिशा निर्देशित नहीं है। वास्तव में उनमें से एक बड़ा समूह प्रवृत्ति से संबंध रखता है। ये राज्य और व्यापार की असमान शर्तों के विरुद्ध दिशा निर्देशित हैं। उनकी प्रमुख मांगे रही हैं लाभप्रद मूल्य पूरित निवेश, ऋणों की माफी, बिजली का बिल घटाना, नहर शुल्क में वास्तविक कमी, कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व। कृषक अथवा धनी किसानों के आंदोलनों में लामबंदी के सबसे आम तरीकों में शामिल है रैली, सत्याग्रह, रास्ता रोको, गांव बंदी अर्थात गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध, सार्वजनिक संपत्ति पर हमला। कभी कभी ये हिंसा में परिणत होते हैं। धनी किसानों का आंदोलन आज की भारतीय वास्तविकता का एक महत्वपूर्ण तथ्य बन चुका है। कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नाराज कर खामियाजा नहीं भुगतना चाहता है। धनी किसान आय के अपने साधनों में विविधता ला रहे हैं। उनकी कुछ आमदनी कृषि क्षेत्र से बाहर भी होती है, जैसे शहरों में रोजगार, किराया व्यापार, साहूकारी अथवा यातायात। विद्यार्थीगण, अब मैं तेभागा आंदोलन पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेभागा आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद चौथे दशक के मध्य के वर्षों में भारत में हुए दो प्रमुख आंदोलनों में से एक है। यह आंदोलन उत्तरी बंगाल में आरंभ हुआ तथा इसमें पूर्वी बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तथा मालदा जिले शामिल थे। यह आंदोलन जोतदारों को दिए जाने वाले भूमि किराए के रूप में जुताई का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 करने के लिए था तथा जोतदारों को भूमि पर अधिक अधिकार थे। इन मांगों के मद्देनजर यह एक प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन था तथा किसान सभा ने जानबूझकर इसका आयोजन किया था। अतः यह आंदोलन देश में पहले कांग्रेस के नेतृत्व में हुए तथा गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित आंदोलन से भिन्न था। बंगाल में जहां यह आंदोलन आरंभ हुआ, सन 1793 में स्थायी अधिवास लाया गया, जिससे क्षेत्र में भूमि जोत की नई व्यवस्था आरंभ हुई थी। जमींदारों तथा सीधे कृषक उत्पादकों के बीच कई बिचौलिए जैसे कि जोतदार आ गए। ये जोतदार आगे भूमि को बर्गादारों और साझा बुआईदारों को काश्तकारी के लिए देते थे, जो भूमि की जुताई करते थे तथा फसल का एक भाग आधा जोतदारों को देते थे, जिसे अधि या भाग कहा जाता था। जिस भूमि पर वे जुताई करते थे उस पर बर्गादारों के अधिकार अस्थायी थे तथा यह निर्धारित अवधि के लिए, अक्सर 5 वर्ष की अवधि के लिए थे। केवल जोतदार ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शोषक नहीं थे, अपितु महाजन और साहूकार प्रायः जमींदार स्वयं भी थे, जो बर्गादारों को पैसा उधार देते थे। इस प्रकार से जोतदार व महाजनों द्वारा बर्गादारों का पूर्ण शोषण होता था। कुछ कृषक स्वामी थे, जैसे मध्यम कृषक, जिनके पास अपनी जमीन थी तथा अपनी जमीन पर खेती करते थे, परंतु वे सदा दबाव में रहते थे तथा अक्सर अपनी भूमि खोकर भूमिहीन किसानों की श्रेणी में आ जाते थे और अपनी ही जमीन पर बर्गादार बन जाते थे। यद्यपि बर्गादार ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 5% हिस्सा थे, तथापि इस आंदोलन में संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या शामिल थी। 1943 के बंगाल के सूखे के कारण ग्रामीण भूमिहीनों तथा कृषकों की दशा दयनीय हो गई तथा लगाए गए आकलनों के अनुसार बंगाल के महासूखे में 3.5 मिलियन किसानों की जान चली गई। इस आंदोलन का आरंभ मध्यम किसानों की अपनी ओर से छेड़े गए आंदोलन के रूप में हुआ, परंतु बाद में साझीदार और बर्गादार भी इसमें शामिल हो गए। भवानी सेन के अनुसार तेभागा आंदोलन का आरंभ 1939 माना जाता है, जब छोटे किसानों ने जोतदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। औपचारिक रूप से यह 1946 में आरंभ हुआ, तथापि 1945 के बाद के वर्षों में इसमें तेजी आई। 1946 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस आंदोलन के साथ जुड़ने से इसने क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया।
प्रमुख संघर्ष फसल कटाई के मौसम के दौरान हुए, जब साझीदारों ने जोतदारों को उनके हिस्से का अनाज देने से मना कर दिया। जोतदारों को देने की अपेक्षा बरगादार धान अपने घर अथवा खमार थ्रेसिंग की जगह पर ले गए, जिससे देश भर में संघर्ष छिड़ गया। अपने हितों की रक्षा के लिए जोतदारों को पुलिस का सहयोग मिला। गांव में कृषक की 193 समितियों को शक्तियां प्राप्त हो गई तथा वे कृषकों का नेतृत्व करने लगी। ये समितियां गांव का प्रशासन चला रही थी। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने जोतदारों का समर्थन किया और इसके परिणाम स्वरूप आंदोलन को दबाने में सफल हो गए, जिससे आंदोलन विफल हो गया तथा 1947 के ग्रीष्मकाल में इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। यद्यपि यह आंदोलन विफल हो गया, तथापि इसके भारत में भू सुधार संबंधी संघर्षों के संपूर्ण इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। विद्यार्थी का तेलंगाना कृषक क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा मैं करने जा रहा हूं, आप ध्यान से इसे सुनिए। तेलंगाना कृषक क्रांति 1946 के मध्य में आरंभ हुई तथा अक्टूबर 1991 तक जारी रही। यह आंदोलन हैदराबाद राज्य के संपूर्ण तेलंगाना क्षेत्र तथा आंध्र डेल्टा के साथ लगे जिलों में फैला हुआ था। यह अपनी विशेषताओं तथा राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भारत के सभी आंदोलनों में सर्वाधिक क्रांतिकारी माना जाता है। सीपीआई ने अपनी कृषक विंग किसान सभा के माध्यम से इस आंदोलन का आरंभ किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सीपीआई यूनाइटेड फ्रंट की नीतियां छोड़ने तथा विद्रोही संघर्ष की नीतियां अपनाने के बाद ही यह आंदोलन आरंभ कर सकी। तेलंगाना क्षेत्र वाले हैदराबाद के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में दो प्रकार की काश्तकारी होती थी। पहली खालसा अथवा दीवानी काश्तकारी थी, जो कि कृषक भूमि स्वामित्व प्रणाली रैयतवाड़ी के समरूप थी। इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि मालिक वास्तविक भू मालिक नहीं थे, अपितु उन्हें पट्टेदार पंजीकृत दखलदार कहा जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत हैदराबाद की 60% भूमि थी। वास्तविक दखलदारियों को किस्मीदार कहा जाता था। उन्हें भूमि पर दखलदारी का तो पूर्ण अधिकार था, पर वे पंजीकृत नहीं थे। जब भूमि पर दबाव बढ़ा तो किस्मीदारों ने काश्तकारों को यह भूमि पट्टे पर देनी आरंभ कर दी, परंतु काश्तकार भूमि के वास्तविक स्वामी नहीं थे, न ही उन्हें भूमि खाली कराए जाने की सुरक्षा भी थी। दूसरी प्रकार की काश्तकारी जागीरदारी प्रणाली थी। सिर्फ एक खास स्वयं निजाम को दी गई विशेष भूमि थी। यह शाही भूमि होती थी तथा निजाम के कुलीन वर्गीय लोग, जिन्हें आपातकाल के दौरान सैनिक सेवाओं के बदले यह भूमि दी जाती थी, वे इस भूमि की देखभाल करते थे। जागीरदारी प्रथा के तहत कृषक अत्यधिक शोषित थे। पूरे हैदराबाद राज्य में से तेलंगाना क्षेत्र में कृषक सर्वाधिक शोषित थे। कम्युनिस्टों द्वारा चलाया गया आंदोलन नालगोंडा जिले में 1946 में आरंभ हुआ तथा उसके बाद आसपास के वारंगल और बिदार जिले में तथा अंत में पूरे तेलंगाना में फैल गया। आरंभ से ही आंदोलन का उद्देश्य व्यापक था तथा ग्रामीण सामंतवादी अभिजात वर्ग द्वारा कृषक वर्ग के अवैधानिक तथा अत्यधिक शोषण से संबंधित था। उनकी सबसे सशक्त मांग थी कि कृषकों के ऋणों को माफ कर दिया जाए। आंदोलन का दूसरा चरण तब प्रारंभ हुआ जब अभिजात वर्ग के शोषक के विरोध में कृषक वर्ग ने सशस्त्र संघर्ष आरंभ कर दिया। इस प्रकार से इसके साथ ही इसने क्रांतिकारी चरण में प्रवेश किया। आंदोलन क्रांतिकारी चरण में तब आया जब 2000 से अधिक गांवों ने अपनी जनसमितियों का गठन कर लिया। इन समितियों ने भूमि का अधिकार अपने हाथों में ले लिया, अपनी सेना का रख रखाव स्वयं करने लगी तथा अपना प्रशासन था। क्षेत्र के काफी बड़े हिस्सों में कृषकों का शासन तथा सशस्त्र विद्रोह 1950 तक जारी रहा तथा बाद में भारतीय सेना ने इसका दमन कर दिया। यह एक ऐसा भूमि कृषि संबंधी संघर्ष था जिसमें जमींदार वर्ग की सेना द्वारा तथा बाद में भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद कई किसानों की जानें चली गई। इस आंदोलन में उठाई गई मांगें व्यापक थी तथा इस संघर्ष के प्रगति से यह आंदोलन भारतीय इतिहास का भूमि कृषि संबंधी सर्वाधिक
क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। इसी के साथ मैं इस इकाई को समाप्त करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप मेरे व्याख्यान से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।